आज हम डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन पर कुछ बात करेंगे। पिछले कई दिनों से आप समसामयिक घटनाओं में परिसीमन को चर्चा में देखते रहे होंगे, न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडिटोरियल्स इस पर डिस्कस हुए। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपने इसे लगातार देखा होगा। इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मणिकांत सर हैं, निदेशक द स्टडी और इतिहास में एक मानद व्यक्ति जो पूरी अथॉरिटी रखते हैं और एक इंस्टीट्यूशन स्वरूप व्यक्ति हैं इतिहास में। तो डिलिमिटेशन पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से आपसे बेहतर सर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हमें बताइए कि डिलिमिटेशन कहाँ से शुरू होता है, इसका इतिहास क्या है और आज जो स्थिति है वो क्या स्थिति बनी हुई है इसको लेकर के। देखिए, जैसे जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिसको कहते हैं प्रतिनिधि सरकार। जी सर। तो कोई प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक सरकार होगी तो या तो उसमें पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम होंगे जी, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी का झमेला कम रहा। इन पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है तो इसका मतलब ये है एक निश्चित जनसंख्या को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जी। अब इसमें समस्या ये खड़ी हो रही, लेकिन इससे पहले समस्या तो खैर बहुत है और बहुत संगीन है। शायद हमारे जो दर्शक हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस समस्या की गंभीरता के बारे में ही बताना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का एड्रेस कर दूं कि समस्या है क्या। आपने वाकई में एक बहुत फंडामेंटल मुद्दा उठाया, क्योंकि हो सकता है कि इस समस्या की जड़ को लोग नहीं समझ पा रहे। देखिए, जब जो पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है, भले ही उस समय ब्रिटिश हुकूमत के समय प्रजातंत्र नहीं था, तो जाहिर है कि लोगों को वन मैन वन वोट जैसे कॉन्सेप्ट उस समय नहीं थे। लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सीमित मताधिकार, लेकिन सीटें तो थी। बिल्कुल। तब 1861 में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें हैंडफुल ऑफ लोग थे। काउंसिल एक्ट जिसकी बात काउंसिल एक्ट 1861 के काउंसिल एक्ट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहेंगे तो उसमें नॉर्मली 6 से 10 एक्स्ट्रा मेंबर्स को जोड़ा जाना था, तो कोई बात ही नहीं। 1892 में 10 to 16 मेंबर्स को जोड़ा जाना था। तो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते गए तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्रिटिश अपने ढंग से डिसाइड करते थे कि उनका साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो, जो पहले बहुत ज्यादा होता और ये रिप्रेजेंटेशन के लिए था सर। हाँ, जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे लोग वोट नहीं डाल सकते। हाँ, ठीक है। जिनको प्रॉपर्टी राइट के बेसिस पर इसको तय किया गया, संपत्ति का अधिकार, लेकिन वोट तो चाहिए, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज तो चाहिए। तो 1861, 1892 उस तरह से बढ़ाते गए। 1909, 1935 में तकरीबन इंडिया में उन्होंने 11% लोगों को मताधिकार, तो वोटिंग राइट में। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने अपने ढंग से डिवाइड किया। लेकिन उनका जो चाहे वो टाउन बनाते थे, प्रेसिडेंसी या कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनका एक ही मात्र फंडा होता था, दैट वाज द कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो एक औपनिवेशिक सरकार थी। औपनिवेशिक सरकार तो ब्रिटिश हित से परिचालित थी। हाँ। तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। किस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से बने कि हमें प्रशासनिक सुविधा अधिक से अधिक हो। अब जब आजादी मिली तो हमारा पहला आम चुनाव हुआ। तो आम चुनाव से पहले हम लोग वन मैन वन वोट, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हो, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो 51 में पहला सेंसस हुआ, 52 में हमने उसी के मुताबिक, और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया उसमें हमने आर्टिकल 80, 81, 82, फिर 170, ये सब आर्टिकल्स को हमने उसमें एकोमोडेट किए। उसमें यह तय था कि भाई, जैसे आर्टिकल 82 में यह था कि जितने सेंसस होंगे जी, तो सेंसस के अनुसार प्रोपोर्शनेटली आपको डिलिमिटेशन, जिसको आप परिसीमन कहते हो, करना पड़ेगा। जी जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बदलना होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जनसंख्या के अनुसार सारे स्टेट्स को बढ़ाने होंगे, कम करने होंगे, जैसा आप उचित समझे, प्रोपोर्शनेटली टू द एक्चुअल पॉपुलेशन। तो उसी बेसिस पर हमारा पहली जनगणना 51 में हुई, 52 में पहला डिलिमिटेशन हुआ। फिर हमारी दूसरी जनगणना 1961 में हुई, तो 63 में हमारा दूसरा डिलिमिटेशन हुआ। उसी तरह से हमारे 1971 में थर्ड हुआ, 1972 में उसका हुआ डिलिमिटेशन। और फिर
उसके बाद फ्रीज कर दिया गया, कहा गया कि 2002 तक अब फर्दर कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, जनगणना तो होगी लेकिन सीट एडजस्टमेंट नहीं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविजन था, क्योंकि हमारा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जी जी, वो तो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावेन कर देते कि भाई रिप्रेजेंटेशन के राइट को कंट्रावेन कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो चले गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि भाई इतने टाइम तक के लिए हम फ्रीज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 2002 में फिर बात आई तो हुआ कि यार बहुत अर्ली। 2002 में उन्होंने किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला दिया, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसी समय वो बिल लाया गया 84 में, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसमें सीधे भरा के 2026 कर दिया। अब कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, 2026 भी आ गया, आना पड़ेगा। अब उसमें 2002 में भी हुआ, उसको भी आप चौथा कर सकते हो, लेकिन उसमें सीट्स को कम ज्यादा, सीट्स तो बराबर ही रही सर उसमें, बाकी में तो सीट्स बढ़ाए गए, इसमें क्या हुआ कि सीट्स का रीएडजस्टमेंट कर दिया साइज के अनुसार, ताकि इक्विटेबल रहे वो, बिल्कुल बराबर रहे। लेकिन स्टेट्स के नंबर्स को कम ज्यादा नहीं किया। तो उस समय तो बच लिए हम, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बच ली, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हम लोग उससे बच गए, लेकिन अब सवाल है कि 2026 तक कर दिया, अब बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब 2026